हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण। इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, किस तरह से अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण होता है। इसके अलावा अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को भी हमने समझा था। हमने देखा था कि किस तरह से अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं तो किस तरह की अभिक्रिया होती है। अब इस भाग में हम समझेंगे अम्ल और क्षारक की प्रबलता के बारे में कि कौन से विलयनों को हम प्रबल कहते हैं और कब हम कहेंगे कि क्षारक दुर्बल है या प्रबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल और क्षारक की प्रबलता क्या होती है। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि सूचक के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन के अम्ल और क्षारक होने की पहचान करते हैं। सूचक क्या करेंगे, रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि ये विलयन अम्ल है अथवा क्षारक है। तो जो सार्वत्रिक सूचक होता है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और ये क्या करते हैं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये सार्वत्रिक सूचक क्या बताएंगे हमें कि विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है या कम है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर इस पीएच स्केल में जो पी है वो किसका सूचक है, पुसांस, पोटेंस शब्द का, जो क्या है, एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। यानी कि पीएच के मान के द्वारा हम किसी भी विलयन की शक्ति का पता लगाते हैं कि ये प्रबल है या दुर्बल है। क्या करते हैं हम यहाँ पर कि विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। जो पीएच स्केल होता है ये सामान्यतः 0 से लेकर और 14 तक के पीएच को बताता है। 0 पीएच किसको इंगित करता है कि विलयन बहुत अधिक अम्लीय है, जबकि पीएच यदि मान लीजिए 14 है तो क्या कहेंगे कि विलयन बहुत अधिक क्षारीय है। जिस विलयन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, पीएच का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। चित्र में देखते हैं हम, यहाँ पर हम देखें कि जब हम इस ओर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, पीएच का मान घटेगा और हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और यदि इस ओर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी और पीएच का मान बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि विलयन कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। इस ओर बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है और यदि हम इस ओर जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए विलयन उदासीन है तो पीएच का मान कैसा होगा, 7 होगा। और यदि पीएच स्केल पर विलयन की पीएच का मान कैसा है, 7 से कम है, तो हम क्या कहेंगे, विलयन कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। सामान्यतः जो पीएच होते हैं ये सार्वत्रिक सूचक होते हैं। ये अंतर्भारित पेपर के द्वारा हम पीएच का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह का पीएच पेपर होता है जिसपे अलग अलग रंग प्रदर्शित होते हैं। तो हम इन रंगों की तुलना करके पता कर सकते हैं कि पीएच का लगभग मान कितना होगा। उदाहरण के लिए हम देखें, जो जठर रस है इसकी पीएच का मान कितना होता है, लगभग 1.2 होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। इसी तरह नींबू का रस भी क्या है, अम्ल है और इसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 2.2 होती है। यहाँ पर हम बात करें शुद्ध जल की तो ये कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। और रक्त की पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये हल्का क्षारीय द्रव होता है। यदि हम देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसकी पीएच 10 होती है। तो क्या कहेंगे कि ये क्षारीय प्रकृति का है। और फिर दिया है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इसकी जो पीएच होती है लगभग 14 होती है। तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। जब इस ओर बढ़ रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और जब हम इस ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा तो क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती जाएगी। तो अम्ल और क्षारक की शक्ति जो है वो विलयन के अंदर H+ और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। H+ आयन की संख्या कितनी है या फिर OH- आयन की संख्या कितनी है, इस पर आधारित हम कहेंगे कि ये अम्लीयता बढ़ रही है या फिर क्षारीयता यहाँ पर बढ़ रही है। यदि मान लीजिए हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ले रहे हैं, दोनों के हमने 1 मोलर विलयन लिए हैं, तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि कोई अम्ल प्रबल है या
दुर्बल है। किस आधार पर कहेंगे हम कि ये अलग अलग मात्रा के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। जो अम्ल प्रबल होगा वो अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेगा और जो दुर्बल होगा वो कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेगा। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि H+ आयन यदि कम मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या कहेंगे हम कि अम्ल कैसा है? दुर्बल अम्ल होता है। चलिए, ये तो बात हो गई pH की। अब इस pH का दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझेंगे। तो हम यहाँ पर देखें कि जो पौधे और पशु होते हैं ये भी pH के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। हमारा जो शरीर होता है ये 7.0 से 7.8 pH परास के बीच में ही कार्य करता है। जो भी जीवित प्राणी है ये एक बहुत ही संकीर्ण pH परास पर जीवित रह सकते हैं। और यहाँ पर हमने बात की थी कि जो शुद्ध जल है उसकी pH कितनी होती है? 7 होती है, यानी कि वो उदासीन होता है। लेकिन जब प्रदूषकों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो क्या होगा? जब भी वर्षा आएगी तो वर्षा का जल क्या करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के साथ में क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो वर्षा का जल कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है और इसकी pH का मान 5.6 से भी कम हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। और इस अम्लीय वर्षा का जल जो है वो नदी में प्रवाहित हो जाता है। तो नदी का जल भी कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो नदी के जल में जो भी जलीय जीव जंतु हैं उनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी कि उनको ये अम्ल जो है वो नुकसान पहुंचाता है। आगे हम बात करते हैं मृदा की pH के बारे में। तो जो अच्छी उपज है उसके लिए क्या चाहिए? पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। विशिष्ट pH वाली मृदा में ही पेड़ पौधे अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। यदि मृदा बहुत अधिक अम्लीय होगी या फिर बहुत अधिक क्षारीय होगी तो पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। तो इस तरह से पेड़ पौधे भी क्या हो रहे हैं? इस pH से प्रभावित हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का pH कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो उदर होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्य परिस्थितियों में हमारे उदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि क्या करता है? ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन जब कभी भी अपच की स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उदर के अंदर अम्ल का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है और इसी कारण हमें पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो इस दर्द से राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं? किसी न किसी एंटासिड का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसे दुर्बल क्षारक का हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्षारक क्या करेगा? अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमें इस दर्द और जलन से राहत मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, कि किस तरह से pH में परिवर्तन होने के कारण हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। तो जब भी हमारे मुंह की pH का मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि क्या हो गया है? अम्ल का निर्माण यहाँ पर हो गया है, तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि दांतों की जो सबसे बाहरी परत है क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है और यह हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। तो ये जल्दी से संक्षारित नहीं होता है। लेकिन यदि मान लीजिए हमने क्या किया है? खाना खाने के बाद में यदि हमने अपने मुंह को अच्छे से साफ नहीं किया है तो जो भी खाद्य कण हमारे मुंह में फंसे रह गए हैं तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? इनका निम्नीकरण कर देते हैं और अम्ल का निर्माण यहाँ पर करते हैं, जिससे हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें खाना खाने के बाद में अपने मुंह को अच्छे से साफ करना है। और इसके अलावा मुंह की सफाई के लिए हम जिस दंत मंजन का उपयोग कर रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए? क्षारकीय प्रकृति का होना चाहिए। तो ये क्षारक क्या करेगा? अधिक अम्ल की मात्रा जो है उसे उदासीन कर देगा, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा। तो इससे हम दंत क्षय को रोक सकते हैं। हमारे दांत जो होंगे वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि जो पौधे और पशु हैं इनके द्वारा उत्पन्न रसायनों से हम आत्मरक्षा किस प्रकार से करें। कुछ पौधे जो होते हैं वो डंक छोड़ते हैं या फिर जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, वो भी क्या करते हैं? डंक मारते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का जो डंक है ये क्या करता है? हमारी त्वचा में अम्ल छोड़ देता है और इस अम्ल के कारण ही दर्द और जलन का अनुभव हमें होता है। तो इससे निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं, जिससे हमें दर्द और जलन में राहत मिलती है। इसी प्रकार जो नेटल पौधा होता है
इसके जो डंक वाले बाल होते हैं ये भी क्या करते हैं, हमारी त्वचा में मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। जब कभी भी हम इस पौधे से छू जाते हैं तो क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल हमारी त्वचा में प्रवेश कर जाता है और इसके कारण क्या होने लगता है, दर्द और जलन अनुभव होती है। तो इससे निजात पाने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे, क्षारक का उपयोग करेंगे। तो ये अम्ल और क्षारक की जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया है इसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसे सारणी के रूप में लिखा है। तो देखें हम, जो सिरका है इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह संतरा जो है उसमें क्या मिलेगा, सिट्रिक अम्ल। जो खट्टे फल होते हैं इनके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है इमली, इमली के अंदर कौन सा है, टार्टरिक अम्ल। इसी तरह टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और जो दही है, खट्टा दूध, इसमें कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल होगा। चींटी का डंक और नेटल का डंक, इनमें कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इस भाग से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, यहाँ पर आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान कितना है, 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि अधिक होगी तो पीएच का मान कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर पीएच का मान कम कौन से विलयन का है, विलयन ए का। तो हम कहेंगे कि विलयन ए के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और विलयन ए कैसा होगा, अम्लीय होगा। जबकि विलयन बी कैसा होगा, क्षारकीय होगा, क्योंकि पीएच का मान कितना है, यहाँ पर 8 है। तो क्या लिख सकते हैं हम कि विलयन की पीएच जितनी कम होती है उतनी ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो यहाँ पर विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन बी की तुलना में अधिक होगी और विलयन ए कैसा होगा, अम्लीय होगा, जबकि विलयन बी क्षारकीय होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि जब H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीयता में वृद्धि होगी। क्या लिखेंगे हम कि H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति को निर्धारित करती है। यदि H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन अम्लीय होगा तथा यदि H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो विलयन कैसा होगा, क्षारकीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। तो बच्चों जो क्षारकीय विलयन होते हैं इनके अंदर भी H+ आयन मौजूद होते हैं, लेकिन क्या होगा, इनमें OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इसी कारण ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम कि क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, परंतु इनमें OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारकीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो कब करेंगे, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्षारक हैं। तो यदि मृदा कैसी है, अम्लीय प्रकृति की होगी तो उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए किसान जो है अपने खेत में इन क्षारकों का प्रयोग करेगा। क्या लिखेंगे हम इसमें कि यदि खेत की मृदा अम्लीय प्रकृति की है तो किसान बिना बुझा हुआ चूना या चौक का प्रयोग करेगा। इससे क्या होगा, अम्ल का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये भाग भी यहाँ पर पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।